हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे। ये है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर, जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बेसिक केमिस्ट्री के डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने पिछले स्थापना के लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 कवर किया था और आज के इस लेक्चर में हम बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 2 कवर करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग स्टेट सिविल सर्विस कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर इनके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, जितने भी मटेरियल हमें अर्थ सरफेस पर मिलते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, या तो वो मेटल्स हो सकते हैं या वो नॉन मेटल्स हो सकते हैं। और इन क्लासिफिकेशन के पीछे कुछ प्रॉपर्टीज हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है या ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपका नॉन मेटल है। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे लस्टर, हार्डनेस, कौन से स्टेट में वो पाया जाता है, सॉलिड या लिक्विड या गैस, डक्टिलिटी कितनी है कि वो वायर फॉर्म में कितना कन्वर्ट हो सकता है, मेलिबिलिटी कितनी है कि वो शीट फॉर्म में कितना कन्वर्ट हो सकता है, कंडक्टर कैसा है, वो उसकी डेंसिटी कितनी है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टी देखें तो मेटल्स जनरली शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं, उनकी जो सरफेस है वो काफ़ी चमकदार होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिल्वर देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, एल्युमिनियम देखा होगा, इनकी जो सरफेस है वो काफ़ी शाइनिंग इन द नेचर होती है। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल्स हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये जनरली सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड फॉर्म की होती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, अगर आप इनको वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, थिन वायर फॉर्म में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दे आर मेलेबल ऑल्सो। इसका मतलब ये कि अगर आप उनको हैमरिंग करें तो वो शीट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो शीट की फॉर्म भी ले सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जनरली जो हमारी वायर्स बनती हैं वो कॉपर वगैरह की बनती हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं। और कॉपर क्या है, आपका एक मेटल। तो आपको याद रखना है कि मेटल्स जो हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसके साथ साथ जो मेटल्स हैं वो हार्ड हैं, सॉलिड हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है उनका वो भी काफ़ी हाई होता है। ठीक है, जब आप एक मेटल को स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस के साथ तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंडरस साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे बेल लाइक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। और इसके साथ साथ जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को नॉन मेटल में देखें तो नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके स्टेट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट आयोडीन शाइनिंग नहीं होते हैं, और जनरली ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बट कार्बन का एक एलोट्रॉप है डायमंड, जिसको हम हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ मानते हैं। तो डायमंड अकेला ऐसा नॉन मेटल है, या एक ऐसी एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में जो कि हमें काफ़ी हार्ड स्टेट में मिलती है। और जो स्टेट होता है नॉन मेटल्स का वो जनरली गैसियस या सॉलिड स्टेट होता है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपको ये मर्करी वाला पॉइंट नॉन मेटल्स में और ब्रोमीन वाला पॉइंट नॉन मेटल्स में काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है। जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है नॉन मेटल्स की वो काफ़ी पुअर होती है। सिमिलरली दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आती है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो क्योंकि ये गैसियस या आपके जनरली सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते हैं, तो आपको लो डेंसिटी वाले नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली लो होता है, और ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इनको किसी हार्ड सर्फेस के साथ स्ट्राइक करते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक या न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, और इसके साथ साथ ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान दिलाती हैं या आपको हेल्प करती हैं डिफरेंशिएट करने में कि मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। और इन प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं एलॉयस की। देखो, जब हमारे जो नॉर्मल हमें मटेरियल मिलते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स की फॉर्म में, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज डिजायरेबल हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो उनमें कुछ एनहांस्ड प्रॉपर्टी अगर हमें चाहिए तो हम उनके एलॉयस बनाना शुरू करते हैं, उनको किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स करना शुरू करते हैं एक डेफिनेट प्रपोर्शन में। और जब हम उसे डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, तो हमें कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर सकते हैं किसी एलिमेंट की, हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसका रेसिस्टेंस टू कोरिजन, कोरिजन आपको पता है पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें आयरन को
कोरोड होने से बचाना है, तो हम उसे स्टेनलेस स्टील की फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसमें क्रोमियम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, ताकि हम उसमें कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैंडल कर सकें, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हम उसमें ला सकें। तो अगर हम कुछ कॉमन अलॉयज़ की बात करें जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो गोल्ड जो एक्चुअल हमें मिलता है नेचुरल फॉर्म में, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसके हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो इसलिए उसमें कुछ कॉपर मिक्स किया जाता है, कुछ सिल्वर मिक्स किया जाता है, ताकि उसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जा सके और उसको एक डेफिनेट शेप दी जा सके ज्वेलरी वाली फॉर्म में। सिमिलरली ब्रास एंड ब्रॉन्ज आपने काफ़ी सुने होंगे। तो ब्रॉन्ज जो होता है उसमें कॉपर प्लस टिन होता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जहाँ पर आपको Z देखने को मिलेगा वहाँ पर टिन आएगा, और जहाँ पर आपको S देखने को मिलेगा जैसे कि ब्रास में, वहाँ पर जिंक आएगा। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रॉन्ज में क्या है और ब्रास में क्या है। तो ब्रॉन्ज में क्योंकि Z आता है तो वहाँ पर जिंक नहीं है, वहाँ पर टिन है, और ब्रास में क्योंकि S आ रहा है तो वहाँ पर टिन नहीं है, वहाँ पर जिंक है, क्योंकि टिन का जो नेचुरल सिंबल है वो क्या होता है, Sn। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू ये याद रखने में आसानी होगी कि ब्रॉन्ज क्या है और ब्रास क्या है। सिमिलरली कास्ट आयरन एक आपका एलॉय है, आयरन और कार्बन की फॉर्म में। स्टर्लिंग सिल्वर और कॉपर का एक एलॉय है। इसके अलावा और बहुत सारे एलॉय हैं, फॉर एग्जांपल बेल मेटल, जिनको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। एलॉयज हमें एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी वाला मटेरियल देने में हेल्प करते हैं, और जनरली जो नॉर्मल मेटल है या जो नॉर्मल नॉन मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टी है उनको इन्हांस करने में भी हेल्प करते हैं। तो कई बार पेपर में पूछा गया है कि ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, गोल्ड 18 कैरेट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको ये स्लाइड काफ़ी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है इसको बनाने की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1817 में। एक जर्मन केमिस्ट थे जोहन वॉल्फेंग। तो इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज उनको एक ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश करी, बट ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद जॉन न्यूलैंड ने, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। और इसके बाद आए मेंडलीव जी। मेंडलीव जी ने क्या किया, मेंडलीव जी ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के बेसिस पर अगेन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की कॉमन होने के नेचर की वजह से मेटल्स को अरेंज करना शुरू किया और नॉन मेटल्स को अरेंज करना शुरू किया। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो उस टाइम पर काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है। और इससे पहले जो न्यूलैंड आपके इंग्लिश साइंटिस्ट एक पीरियोडिक टेबल देके गए थे, इन्होंने एक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बताया था, जहां पर इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अरेंज करूं, तो हर 8वां जो एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करता है। इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ये एटॉमिक मास और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था, और यहाँ पर भी कुछ खामियां आती कि हाइड्रोजन को हम कैसे यहाँ पर प्लेस करें। लेकिन उसके बाद 1913 में हेनरी मॉसले, याद रखिएगा ये नाम, हेनरी मॉसले ने एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स को अरेंज करने में एज कंपेयर टू एटॉमिक मास, कि हमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ना कि एटॉमिक मास के बेसिस पर। और इसके बाद इनके ही इस पर्टिकुलर सिद्धांत के बेसिस पर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डिज़ाइन किया गया। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको अपने राइट साइड में दिख जाएगा कि ये इस तरीके का दिखता है। इसमें टोटल 18 आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो रोज हैं इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो 7 पीरियड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में और 18 ग्रुप्स हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का वो है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे आपके सारे एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो पहली जो रो है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, दूसरी और तीसरी में आपको 8-8 एलिमेंट देखने को मिलते हैं, फिर 18-18 एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और जो लास्ट के 2 आपके ग्रुप्स पीरियड्स हैं 6th एंड 7th, यहाँ पर आपको टोटल 32 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज रिलीज होती हुई दिखेगी आपको लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की फॉर्म में। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और इनको हमने एक डिफरेंट तरीके से पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सीरीज बनाई है, लेंथेनाइड सीरीज की फॉर्म में और एक्टिनाइड सीरीज की फॉर्म में, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया है, और यहाँ पर एडिशंस टाइम टू टाइम होती रहती हैं। जैसे ही हमें कोई नया एलिमेंट मिलता है हम उसको ऐड कर देते हैं इनटू द पीरियोडिक टेबल, और इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज देखें तो इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो जो पहला आपका पीरियड है ये वाला, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकंड और थर्ड पीरियड है यहाँ पर टोटल 8-8 एलिमेंट हैं, और जो 4th और 5th है यहाँ पर 18-18 एलिमेंट हैं,
सिक्स्थ में और सेवंथ में 32 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंथनाइट सीरीज वाले यहाँ पे निकल जाते हैं और एक्टिनाइट सीरीज वाले यहाँ पे निकल जाते हैं, तो टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। जो सेवंथ पीरियड है उसमें रिसेंटली 4 नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है ऑगेसन, उनका नाम है न्यूहोमियम, मॉस्कोवियम, ऑर्गेनेसन एंड टेनेसिन। इनको 2015 में आईयूपीएसी ने नेम किया था और इनको इन 4 प्लेसेस पर प्लेस किया गया है, जो कि आपके एंड वाले प्लेसेस हैं। इनका नाम भी दिया गया है। न्यूहोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 113, मॉस्कोवियम का है 115, टेनेसिन का है 117 एंड ऑर्गेनेसन का है 118। ठीक है। और आईयूपीएसी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीरियोडिक टेबल को मेंटेन करने का काम करती है, मैनेज करने का काम करती है, और ये लगभग 4 साल बाद मीट करती है इसकी जनरल असेंबली, जहां पर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। ठीक है। अब बात करते हैं वेरियस टेम्परेचर स्केल की। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जनरली जो हमारे टेम्परेचर स्केल हैं उनमें हम 4 मेजर स्केल देखते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा है केल्विन स्केल और चौथा है रैंकाइन स्केल। यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इनके बारे में कंपैरिजन पूछ लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका सेल्सियस स्केल है वो जनरली 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें जो 0 डिग्री है वो क्या है? आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यूनिट क्या है सेल्सियस स्केल की? C। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो -273 डिग्री सेल्सियस इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि इससे मिनिमम टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर पाए हैं। ये हमारा मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। अगर सेम यूनिट्स हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री F देखने को मिलता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 212 डिग्री F देखने को मिलता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री इन दी सेल्सियस स्केल और 98.6 डिग्री F इन दी फ़ारेनहाइट स्केल होता है। केल्विन स्केल हमारा वो स्केल है जिसको हम SI यूनिट का पार्ट मानते हैं। इसमें हम जो लिमिट देखते हैं टेम्परेचर की वो 0 से लेकर 373 केल्विन तक देखते हैं। और यहाँ पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आता है 373 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आता है 273 केल्विन, और जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो है 310 केल्विन। और जो थोड़ा कम यूज होने वाला स्केल है वो है रैंकाइन स्केल, जहाँ पर 0 आवर से लेकर 672 आवर्स तक आपको रीडिंग देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 492 आवर, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है 558 आवर। आपको कई बार रिलेशन भी पूछा गया है कि आप कन्वर्ट करिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रॉम द सेल्सियस स्केल टू द फ़ारेनहाइट स्केल, तो आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, जैसे F = 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालना है इन फ्रॉम द सेल्सियस स्केल टू द फ़ारेनहाइट स्केल, तो आप 9/5 × 100 प्लस 32 करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? ये 212 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे स्केल में देखेंगे तो 212 ही आएगा। तो इन फॉर्मूलों को आपको यूज करना है जब आपको एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली सेल्सियस और केल्विन स्केल के बीच की भी आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि डिग्री सेल्सियस = K - 273। सिमिलरली रैंकाइन में क्या है? F RA = F + 459.67। और अगर आप सेल्सियस में चाहते हैं तो F की वैल्यू यहाँ से C वाली पुट कर दीजिए, तो आप इंटरचेंजेबली किसी भी स्केल से जो यूनिट है दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसिड एंड बेसिस की। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और पीएच स्केल क्या होता है। देखो, एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम उनमें लिटमस पेपर डालें तो वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जो एल्कलीज हैं उनको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एल्कलीज आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव पार्टिकल रिलीज करते हैं, और ये मेटल्स को डिसॉल्व भी कर सकते हैं एसिड। जब हम एसिड को अगर टेस्ट करें, जो हमें नहीं करना चाहिए, तो बिटर टेस्ट होता है, और ये हाइड्रोजन जो आयन है वो रिलीज कर सकते हैं। तो अ बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। तो बेसिस क्या है? सॉरी, एल्कली हमने बात करी पहले एसिड्स की, और यहाँ पर हम बात करें बिटर टेस्ट और स्लिपरी टेक्सचर में बेसिस की, कि बेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टेक्सचर। और बेस एक H पॉजिटिव आयन लेने में समर्थ होता है, एबल होता है। मतलब क्या कि अगर एसिड है तो वो OH नेगेटिव आयन ले सकता है, और अगर बेस है तो वो H पॉजिटिव आयन ले सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंशिएशन होती है। और पीएच स्केल क्या है कि हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं एसिड एंड बेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। और यहाँ पर पीएच में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हम नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H+ आयन यूज करते हैं। उससे हम डिफाइन करते हैं कि किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का पीएच क्या है। तो इस पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये हमारा 0 to 14 वेरी करता है। अगर मान लो कोई एसिड है जिसका पीएच 0 है,
7 से नीचे वाले जो है वो हैं एसिड, और अगर किसी एसिड का जो पीएच है वो 0 है तो उसको हाईली एसिडिक माना जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। और जो बेस है उनका जो पीएच होता है वो 7 से ऊपर और 14 से नीचे होता है, और अगर किसी बेस का पीएच 14 है तो उसको हाईली बेसिक माना जाता है। तो एज पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, 7 से अगर 14 की तरफ पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सब्सटेंस है उसकी बेसिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जितना नीचे वैल्यू होगी क्लोज टू 14 होगी उतना ज़्यादा बेसिक मटेरियल होगा, और जितनी क्लोज टू 0 वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक मटेरियल होगा। ठीक है, फिर हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करते हैं एसिड एंड मटेरियल्स को चेक करने के लिए, एसिड एंड बेसिस को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक। तो लिटमस हम लाइकन से ऑब्टेन करते हैं, और लिटमस पर्पल इन कलर का होता है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पर्पल कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। सिमिलरली हल्दी, टर्मरिक, जो येलो कलर की होती है, अगर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, और अगर हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। इसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, जिनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। ठीक है, और तीसरे इंडिकेटर होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पर आपको कलर चेंज देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर को, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को एसिड या बेस के साथ मिक्स करते हैं तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑनियन, वनीला एंड क्लोव। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? ये सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है, ये इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल रेड कैबेज, तो ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए। यहाँ पर लिटमस का आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि अगर रेड लिटमस पेपर है तो अगर हमने उसे एसिड में डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एल्कली में हमने उसको डाला तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो अगर हमने उसको एसिड में डाला तो वो रेड कलर में हो जाएगा, लेकिन अगर बेस में डाला तो कलर चेंज नहीं होगा। जनरली जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल इन कलर होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लेक्चर के बेसिस पर। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आपको बताना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 कितना हो जाएगा 1.8। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे स्टेट में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 है तो उस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वो हाईली एल्कलाइन है, हाईली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH 0 है तो वो हाईली एसिडिक है, क्योंकि जितना 7 से नीचे जाकर 0 की तरफ होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का pH, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा। 7 मतलब न्यूट्रल, 7 से ऊपर मतलब बेसिक। तो ये pH 0 का मतलब क्या है? हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। आंसर क्या बनेगा? आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल्स रिमेन्स इन द लिक्विड फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशन। कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन? तो मैंने आपको बताया था कि मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो ये देखो, ब्रॉन्ज मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे याद रखना है, कॉपर तो इसमें आएगा ही आएगा, तो कॉपर वाले ऑप्शन ही रह जाएंगे, 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। कॉपर के साथ अगर इसमें Z है तो इसमें S वाला सिंबल वाला आएगा, तो S वाला सिंबल क्या था? टिन, तो कॉपर प्लस टिन इसमें आएगा। अगर मैं आपसे ब्रास पूछता तो ब्रास में क्या आ रहा है? S, तो इसमें Z सिंबल वाला आना है, उल्टे सिंबल वाला आएगा, तो Z क्या है? जिंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी, कॉपर एंड टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रेड नेम ऑफ विनेगर। विनेगर आपको पता है काफी हम यूज करते हैं, इसका ट्रेड नेम क्या है? तो इसका ट्रेड नेम है एसिडिक एसिड। ठीक है, ये एक एसिड है, तो इसका ट्रेड नेम आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर? तो मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर सी। तो ये था हमारा आज का स्थापना का लेक्चर, जहां पर हमने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ली होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।